नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सब स्वागत है। और एक बार फिर आप सभी के सुपरिचित थोड़े से अंतराल के बाद हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। और आज बात फिर से बंगाल की, क्योंकि अभी सब कुछ बंगाल में है, बंगाली हो चुका है। बंगाल के अलावा पूरे देश में फिलहाल चर्चा का बाजार कहीं और गर्म हो ही नहीं पा रहा है। हालांकि कई राज्यों में चुनाव है, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु में भी है, असम में भी है, लेकिन बंगाल की इतनी चर्चा क्यों, इस पर भी हमने बात की है। क्योंकि ये केवल एक कोई आम चुनाव नहीं है, यह दरअसल सभ्यतागत युद्ध है और इसीलिए बंगाल की इतनी खासी चर्चा हो रही है। ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे अवनीश सर आपसे दो सवाल। पहला, इस क्यों को एड्रेस कीजिए, और एग्जिट पोल में तो बम बम करके कमल खिला है। हालांकि जनमत नाम के चैनल ने जो एग्जिट पोल किया है उसने बताया है कि टीएमसी अपना रिकॉर्ड दोहरा रही है, 195 से 98 सीटें ला रही है। भाजपा को 80 से 90 सीटें दी हैं हमने और अन्य को निपटा दिया है। इन दोनों सवालों को एड्रेस करते हुए प्लीज आप अपना वक्तव्य दें सर जी। बिल्कुल। वेलू जी, बंगाल का दोनों फेज होने के बाद 93% वहां पे पोल होने के बाद आप अगर सारी चीजें देखिए तो बंगाल ने कुछ भी इस बार नया नहीं किया है, सिवाय इसके कि वो घर से निकला है, वोट किया है और वोट करके वापस अपने घर चला गया। अब लोग कहेंगे लीजिए साहब, इतना झाड़ के निकला, आप कह रहे हैं बंगाल ने कुछ नया नहीं किया है, तो इसका मतलब जो पुराना होता रहा है वही होता रहा। हाँ, 25 साल के बाद कांग्रेस के साथ क्या हुआ था? वो कहीं मंगल ग्रह से आया था? नहीं, कांग्रेस को हटाया ना। हटाने के बाद 2-3 साल का एक अस्थिर मामला रहा, टूट टाट के सरकार बनी, जैसे भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसी मोड पे वापस आया, 34 साल के लिए लेफ्ट लाया, फिर उसको हटाया, 15 साल के लिए ममता लाया। ममता को 15 साल में ही हटाने की उसने तैयारी कर ली, इसलिए झाड़ के ममता बनर्जी को बाहर कर रहा है इस इलेक्शन में और भारतीय जनता पार्टी को ले आ रहा है। कुछ लोग जल्दीबाजी में सुन जाते हैं तो मुझे गालियां देते हैं जब मैं ये कहता हूं कि बंगाल में भाजपा जीत नहीं रही है, ममता हार रही, और ममता के हारने का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब लोग कहेंगे अच्छा, तो कांग्रेस काहे नहीं जीत रही है? वो भी तो सीट पर चुनाव लड़ी थी, फिर तो लेफ्ट को वापस जीत लेना चाहिए। उसने तो 34 साल सरकार चलाई है, भाजपा तो कभी सरकार चलाई नहीं है। तो क्लेम किसका बनता है? क्लेम बनता है लेफ्ट का कि फिर से वापस काबिज हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो राज्यों में ऐसे भी हम मतदाता हैं, हम भारतीय, कि हम रोटी पलटते हैं, हम हिमाचल हो जाते हैं, हम राजस्थान होते हैं, तो हम बंगाल में दूसरे क्यों होते हैं इतना लंबा लंबा से? कारण उसका ये है कि बंगाल ने दरअसल लेफ्ट के सामने जब ममता को पाया तो लेफ्ट को हटाया और ममता आ गई। भाजपा का इस सीन में थी नहीं। कांग्रेस इसलिए सीन में नहीं कि कांग्रेस का सारा अंडा बटखरा जितना था, तराजू वराजू सब लेके तो ममता बनर्जी जा चुकी हैं। तो अब बचा क्या तुम्हारे पास? घंटा के अलावा तो हिलाओ घंटा, घंटा तुम आज भी हिला रहे हो। लेकिन एक चीज पर और हम लोग बतिया जाएगा कि कांग्रेस यह जानते हुए भी सारी सीटों पर चुनाव क्यों लड़ी, क्यों नहीं खामोश होके उसने ममता बनर्जी का साइलेंट सपोर्ट किया। बजाय इसके राहुल गांधी गाड़ी में बैठे बैठे चरस बो गए कि ममता बनर्जी बीजेपी को ले आ रही हैं। ये चरस क्यों बो दिया उन्होंने, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा बंगाल के इस बदलाव पर बात करते हैं। याद है मैंने आपसे अपने यहाँ भी और आपके यहाँ भी बात करते हुए कहा कि देखिए ऐसा है, 25 साल लगे कांग्रेस को हटाने में, 34 साल लगे बंगाल को लेफ्ट को हटाने में। ममता की मैच्योरिटी 15 साल में क्यों पूरा हुई? क्योंकि यह देश बदल रहा है धीरे धीरे, और यहीं पर 2014 को मैं कल्चरल रेवोल्यूशन बोलता हूं। यह देश कैसे बदल रहा है? सूचना क्रांति आई, सूचना का प्रभाव और इसका जो प्रसार था वह बढ़ा, सोशल मीडिया का दौर आया, चीजें निष्पक्षता से और हर पक्ष के चीजें मौजूद हैं, लोग देख पा रहे हैं, कनेक्टिविटी हो पा रही है, लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लोग ने देखा कि बिहार में क्या हो गया। दरअसल इन 34 सालों में सिर्फ
बंगाल की राजनीति का ही वामपंथीकरण नहीं हुआ था, वहां के जनमानस का भी एक मानसिक वामपंथीकरण हो गया था। यही वजह है कि ममता बनर्जी जब रिप्लेसमेंट लेके आई, लड़ाका छवि लेके अपनी, तो लगा ओ क्यों, क्योंकि लेफ्टिज्म जो है ना, उसके पास जब कोई दुश्मन नहीं होता है सामने, तो वो फर्जी दुश्मन खड़ा कर लेता है। वो जैसे पंचिंग बैग खड़ा कर लेता है, वो कहेगा नहीं क्रांति होगी, वो बल्लू का हलवाई दुकान पर नहीं रुक जाएगी, क्रांति आगे बढ़ेगी। तो वही भाव दरअसल बंगाल के जनमानस का हो गया, वो मतदाता का हो गया। तो जब सड़क पर कूद को कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी हम तुमको उल्टा टांग देगा, तुम 4 बाप 2 बाप गृह मंत्री के लिए, और गाली गुप्ता और लड़ना, दिल्ली से टकरा जाना, तो ये भाता था। ममता बनर्जी को ये लगा कि बंगाल अभी भी उसी टाइप की लाल चीलम से अफीम पी के बैठा हुआ है, और हम उसको एक टर्म और कैश कर सकते हैं। 25 साल में कांग्रेस को हटाया, 34 साल में लेफ्ट को हटाया, तो हमारा 15 साल में कैसे नंबर लग जाएगा। ममता को ये भूल गया कि 11 में जब वो आई, धोखा दिया, काबिज हुई, लेफ्ट से डबल ट्रिपल लेफ्ट बन के सत्ता चलाई, उसी समय इस देश में 2014 में कल्चरल रेवोल्यूशन हो गया था। सेंटर में कल्चरल रेवोल्यूशन हो चुका था, जिसमें जेन ए से लेके जेन जेड तक शामिल था, जेन जी तो छोड़ दीजिए, सारा जनरेशन शामिल था। उसी का नतीजा है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति समाप्त, तेजस्वी की राजनीति समाप्त, अखिलेश यादव की राजनीति नहीं चल पा रही, स्टालिन की राजनीति खतरे में है, ममता बनर्जी की भी राजनीति खतरे में। कारण यह कि यह समाज, भारत का मतदाता किसी तरह का चरस अफीम खा के बहका हुआ बैठा है। वह इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसने एक मेगा डिसीजन 2014 में लिया है। वो आपके बंगाल में भी ये निर्णय दिखाता है, भले स्टेट इलेक्शन वो आपके लिए छोड़ देता है, वो बिहार में भी नरेंद्र मोदी को भर भर के वोट देता है। जब स्टेट की सरकार किसी और की बनवा देता है, वह और भी जगह विस्तार कर रहा है। यह मानसिकता ममता बनर्जी पढ़ना भूल गई या पढ़ना नहीं चाहती थी। दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी को एक कंपनी, एक प्राइवेट टेंट हाउस के हवाले सौंप दिया था, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले छोड़ दिया था। कारण ये, मतदाता बदल रहा था, ममता बनर्जी और उनकी राजनीति वही थी। उन्हें लगा कि जिस तरीके से पुराना मॉडल चल रहा है, यही मॉडल कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहां भाजपा ने खेला क्या किया? भाजपा ने खेला ये किया, उन्होंने कहा हे बंगाली प्राइड, उसको एक हाथ में पकड़ लिया, बंगाली प्राइड, ऐसे शीशे की तरह, आईने की तरह, और फिर कहा ये बजबजाती नालियां, टूटी सड़कें, ये बंगाली प्राइड है। बोला ना, ये तो नहीं हो सकता। फिर उसने कहा ये पलायन, ये बेरोजगारी, ये बंगाली प्राइड है। ये तुम्हारी अट्टालिकाओं की पटरियों पर हमने अपने आंखों से देखा पॉलिथीन से बजबजाती हुई वो स्लम्स, जिसमें 99.99% अवैध हैं, बांग्लादेशी हैं, ये तुम्हारा बंगाली प्राइड है। बोला ना। बोला खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, ये प्राइड है। एजुकेशन का क्या, ग्रेविटी बनती है शर्जील इमाम की आज भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ये तुम्हारा प्राइड है। बोले ना, ये प्राइड नहीं है। बोले ये बदलती डेमोग्राफी, ये तुम्हारा प्राइड है। बोला ना, ये भी प्राइड नहीं है। बोला प्राइड तुम्हारा क्या होना चाहिए? प्राइड तुम्हारा होना चाहिए 2017 तक उत्तर प्रदेश में चल रहे गुंडा राज्य की समाप्ति। शाहजहां शेख और ये क्या नाम था उसका, ये जो अभी कलकत्ता का लियारी जो है, उसका लौंडे का, जहांगीर। बोले भाई उत्तर प्रदेश में भी अतीक और मुख्तार हुआ करते थे, मिट्टी में मिलाएंगे। योगी जी की जो लोकप्रियता हमको आपको बंगाल में दिखी है, वो क्या योगी जी के केवल भगवा वेशधारी पर दिखी है कि एक भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री भी हैं? इसे नहीं, वो उनमें वह छवि दिख रही है कि हमारे बंगाल में जो भी मुख्यमंत्री हों, उसमें एक गुण इनका भी होना चाहिए, शाहजहां शेख और ये जहांगीर मिट्टी में मिलने चाहिए। उसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने तो बाकायदा नाम लेके कह दिया कि हम योगी मॉडल पर काम करेंगे, और शुभेंदु अधिकारी ने उसको ओन किया।
आप देखिए सर्किल कैसे पूरा होता है। जनता की अपेक्षा भाजपा ने बंगाल को ये समझाया कि ये प्राइड नहीं है, ये कलंक है बंगाल प्राइड के नाम पर। और उसने यह भी दिखाया योगी आदित्यनाथ के रूप में, हेमंता विश्व शर्मा के रूप में, कि हमारे पास वो डबल इंजन का मॉडल मौजूद है। शुभेंदु ने ओन किया बंगाल की अपेक्षा को समझते हुए कि सुबह उठाऊंगा शाम तक न्याय दे दूंगा, हेमंता मॉडल लागू करूंगा, योगी मॉडल लागू करूंगा। सर्किल पूरा हो गया, रिजल्ट आपके सामने है, करीबन 93% लोग। अच्छा, आपने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बड़ी नजर आ रहे थे कि ममता विरोधी सारे अपोजिशन के वोट जो हैं वो बंट गए हैं। गोया उन्हें ये मुगालता था कि अपोजिशन के जितने वोट हैं वो कांग्रेस की झोली में आ जाते हैं। अपने अपने ख्याल हैं, अपने अपने मुगालते हैं। कांग्रेस पर आपने कहा कि उस पर बात करेंगे। राहुल गांधी मुझे लगता है कि अद्भुत कंफ्यूजन का शिकार है या फिर बहुत ही शातिर हैं। उनका जो नाम मैंने रखा है वो है कि वो धीरे धीरे निपटाते चले जा रहे हैं, एक एक कर। बिहार आए, तेजस्वी को निपटा गए, साथ में रह के निपटा गए। उत्तर प्रदेश गए, बबुआ को निपटाए, साथ में रह के आ गए, निपटा गए। बंगाल गए, विरोध में खड़े होकर निपटाए ममता बनर्जी को। कांग्रेस पर जरा बात की जाए। इस बार हम लोगों ने सबसे कम कांग्रेस पर बात की कि क्या चाह क्या रहे हैं राहुल गांधी, और ये कांग्रेस नाम की जो संस्था है वो बचेगी भी कि नहीं बचेगी, या एकदम राहुल ने बीड़ा उठा लिया है कि नहीं इसको खत्म करके ही मानना है। जी गहलोत जी, राहुल गांधी की प्रशंसा मुझे करनी पड़ रही। बिहार चुनाव पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि आप क्रोनोलॉजी देखिए ये तेजस्वी के साथ क्या कर रहा है। फिर मैंने कहा था कि ममता दीदी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, अखिलेश यादव 27 में आपका नंबर लगेगा। राहुल गांधी की प्रशंसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि बंदा, अब लड़का मेरे मुंह से निकल रहा था, लोग अभी डांटने लगते कि वो अधेड़ को आप जो है लड़का क्यों कह रहे हैं। चूंकि मैं अपने आप को लड़का समझता हूं इसलिए मैं राहुल गांधी को भी लड़का समझ लेता हूं, क्योंकि एक ही साल हमसे बड़े राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस के रिवाइवल पर काम कर रहे हैं और सीरियसली काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को केवल मुस्लिम लीग नहीं, लश्कर कांग्रेस बनाने पर आमादा नहीं, कायदे से बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। राहुल गांधी अचानक ऐसे ही नहीं पत्रकारों की जातियां खोजते हैं, ओबीसी खोजते हैं, कंपनियों में ओबीसी खोजते हैं। वो कल को कहां कहां ओबीसी खोजेंगे, डॉक्टर्स, एसटी, एससी, ये तमाम चीजें खोज रहे हैं। कारण ये कि राहुल गांधी को उनके रणनीतिकारों ने, या स्वयं राहुल गांधी तो शिव से बात करते हैं, राहुल गांधी को ये याद आया या बताया गया कि भाई साहब देखो, पार्टी का रिवाइवल तब तक संभव नहीं है जब तक अब्दुल और रजिया तेरी गाड़ी में आके बैठ नहीं जाएंगे। पहला, क्योंकि ये परंपरागत वोटर रहे हैं, मुसलमान वोट बैंक। दूसरा, परंपरागत रूप से हमारे जो दलित और ओबीसी हमारे जो हिंदू भाई हैं उनमें से तमाम एक वर्ग जो कि इस बात को लेके कंडीशन उसको किया गया कि तुम्हारे तो कान में शीशा पिघाल पिघाल के डाला था, ससुरा में आज तक खोजता रहा यार वो कौन सा आदमी था, वो कौन सी भट्टी थी जहां शीशा पिघलाया गया है, और उसको कैसे कान में किसके किसके डाला गया। मतलब मैं, ये तो मिडवल पीरियड का होगा ना, बहुत एंसेंट का नहीं है, लेकिन नहीं मिला मुझे नहीं मिला ये कंडीशनिंग। तो उनको ये बताया गया है कि भाई देखो, अब्दुल और रजिया और इस वोट बैंक, इनको एक साथ लाओ, कांग्रेस का रिवाइवल तभी हो पाएगा। अब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह लेके चले गए अब्दुल और रजिया को अपनी गाड़ी में बैठा के। आपके यहां बिहार में लालू बाबू लेके चले गए, ममता बनर्जी उसी कांग्रेस से निकली और लेके साथ में वोट बैंक भी चली गई। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस को जिंदा करना है तो उनको तेजस्वी को मारना पड़ेगा, मतलब उनकी राजनीति को मारना पड़ेगा, उनको अखिलेश यादव की राजनीति का काम लगाना पड़ेगा, उनको ममता बनर्जी की राजनीति का काम लगाना पड़ेगा, ताकि पैन इंडिया वो मुसलमान वोट बैंक को ये संदेश दे सकें कि देख भाई, एक मेरी ही गाड़ी है जो विशाखापत्तनम से लेके और सोपोर तक जाएगी,
इधर गुजरात से लेके उधर तक जाएगी, हमारी गाड़ी में बैठोगे तो ठीक, वरना 2014 से तुमने बहुत कोशिश कर ली अब्दुल और रजिया कि बीजेपी को रोक लो सत्ता में आने से। यूपी में नहीं रोक पा रहे, सेंटर में भी नहीं रोक पाए, बिहार में भी नहीं रोक पाए, एक एक करके स्टेट बढ़ते जा रहे हैं। तो तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, आओ मिलजुल के इस गम को मार डालें। साथ में फायदा ये होगा कि मेरी पार्टी भी रिवाइव होगी। तो राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नतीजा उसका ये हो रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां नीचे चली जाती रहेंगी, टू पार्टी सिस्टम होगा, बीजेपी को भी आनंद आएगा। आगे आने वाले बीजेपी के नेतृत्व जो कि सत्ता 29 के बाद आएंगे उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी। क्लियर कट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लोकतंत्र इस देश में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। कारण ये, एक तरफ के चेहरे साफ होंगे कि उधर अब्दुल है, रजिया है, भटके हुए लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद है, सनातन है, जो भारत की मूल पहचान। जी, और दर्शकों, अवनीश जी ने जो बातें कही उसमें एक एंगल, छोटा सा तड़का मैं लगा देता हूं। कांग्रेस के रिवाइवल में कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसके मूल जो वोटर्स थे उसमें एक कैटेगरी सर ने नहीं जोड़ी, वो कैटेगरी होती है ब्राह्मणों की। अब ये जात जात खेलना पड़ेगा। मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, यही गठजोड़ कहा जाता था। और अभी जो यूजीसी के बहाने स्वर्ण रजत मवाद निकल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके तार भी हमें इन चीजों से जोड़कर देखने चाहिए। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद ये दिखे भी, क्योंकि एक जो गिरोह है उसमें कई सारे ऐसे ही चेहरे हैं, भले ही उनका जनाधार नहीं हो या जो भी, स्वयंभू शंकराचार्य से लेके और तमाम लिखाड़ पढ़ाकू तक, जो कहीं ना कहीं एक ही वर्ग में आकर खड़े हो जाते हैं। जी व्यालू जी, वो जिस आचार्य की आपने बात किया, वो गोरखपुर, हमारे गृहनगर गोरखपुर से गौ रक्षा यात्रा शुरू करने वाले थे। हाँ, बंगाल भी जाएंगे वो, जब चुनाव उनाव खत्म हो गया है तब वो शायद बंगाल भी जा रहे हैं। बिहार में भी कैंडिडेट उतारे थे। जी जी जी, बहुत सारे। तो ये वही लोग हैं। आइटम डांस याद है ना, एक टर्म होता है, मैं कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ। तो हमारे यहाँ क्या है कि सेलिब्रिटी का खेला जब जो है तैयार व्यार होने में उसको टाइम लगता है, तो इवेंट्स में ये होता है कि भाई फिलर डाल दो, उसको फिलर भी कहते हैं। तो ये फिलर्स हैं भारतीय राजनीति के, और ऐसे तमाम फिलर्स आएंगे। अभी 27 में तो और आनंद आएगा। कई ऐसे फिलर भी हैं जो न घर के हैं न घाट के हैं, हालांकि कभी इधर उधर सोशल मीडिया पे टहल रहे हैं। हाँ, कुछ एक तस्वीरें तो मैंने ऐसी भी देखी, गोया कोई सुहागरात के लिए तैयार किया जा रहा हो। तो इस तरह की चीजें हैं, वो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन एक चीज बताऊं, भारत ने 2014 से जो राजनीति के राष्ट्रीयकरण का एक भाव पैदा किया है ना, उसमें आदमी सड़क, नाली, खड़ंजा, पथ, पुलिया सब चाहता है। गांव का विकास से लेके तालुका का विकास से लेके प्रदेश और देश का विकास चाहता है, लेकिन राष्ट्रवाद के रैपर में लिपटी हुई पार्टी के साथ चाहता है। तो ये अब चरित्र बदलेगा नहीं लंबे समय। और मुझे लगता है कि यही अंतिम बात है दर्शकों, इससे बेहतर कंक्लूजन कुछ नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रवाद के रैपर में लिपटा हुआ दल जो भी होगा, और अभी तो एक ही दल नजर आ रहा है, उसी के साथ जनता जाकर खड़ी होगी। अभी के लिए इतना ही। जिस तरह आप व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है साहब। अवनीश सर, आपने हमें अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रणाम।